नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात का दौरा करेंगे। अमित शाह अहमदाबाद और कलोल में विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। अमित शाह प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों और उनके परिजनों के साथ स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। गृह मंत्री पानसर तालाब का लोकार्पण एवं विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। अमित शाह विशाल एकता सम्मेलन में भाग लेंगे और सरदार पटेल की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री गांधीनगर जन्मोत्सव द्वारा आयोजित सांसद खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। अमित शाह नवरंगपुरा में गुजरात साहित्य महोत्सव का भी करेंगे उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी घटना सामने आई। बारामूला में आतंकियों ने रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी। जानकारी के अनुसार रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मस्जिद में अजान पढ़ रहे थे। इसी दौरान उन पर हमला हुआ। जम्मू कश्मीर में सेना ने पूंछ जिले में एक आतंकवाद रोधी अभियान स्थल के पास मृत मिले 3 नागरिकों के परिजनों की मौत की जांच के सिलसिले में पूरा सहयोग करने की घोषणा की। वहीं प्रशासन ने 3 नागरिकों के परिजनों को मुआवजा और नौकरियां देने की घोषणा की है। राजौरी और पुंछ जिले में कल तड़के से ही मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद। सुरक्षा बलों ने हमले के पीछे के आतंकवादियों का पता लगाने के लिए पहाड़ी इलाकों और अन्य स्थानों पर तलाशी अभियान तेज किया। अभियान में हेलीकॉप्टर, ड्रोन और पैरा कमांडो तैनात। अरब सागर में इजराइल से संबंध एक वाणिज्यिक पोत पर संदिग्ध ड्रोन से हुआ हमला। इसके कारण टैंकर में लगी आग पर जल्द पाया गया काबू। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। पोत पर लगभग 20 भारतीयों सहित चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के जहाज इस वाणिज्यिक पोत की तरफ बढ़ रहे हैं। भारतीय नौसेना के युद्ध पोत भी इस पोत की तरफ जा रहे हैं। भारतीय नौसेना के समुद्र की निगरानी करने वाले विमान P-81 ने वाणिज्यिक पोत MV चेम प्लूटो से संपर्क किया। स्थापित नौसैनिक अधिकारियों ने बताया कि P-81 विमान को गोवा के INS हंसा नौसेना हवाई अड्डे से भेजा गया। ये घटना भारत के वेरावल से 200 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में हुई। अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इजराइल और हमास के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद से पोतों पर हमले शुरू हुए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फिर से पत्र लिखा। उन्होंने संसद में विधान और विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर बातचीत के लिए उनसे अपने आवास पर क्रिसमस के दिन उन्हें आमंत्रित किया। अपने पत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लिखा कि रणनीति बनाकर व्यवधान और अशांति फैलाना लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र करने से कम नहीं है। सदन के अंदर भी विचार विमर्श के लिए मेरे हर आग्रह को आपने सिरे से नकार दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय सांख्यिकी सेवा 2023 बैच के परिवीक्षार्थियों के साथ बातचीत की। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ये सभी आरोपी PFI में अलग अलग ओहदों पर थे, जो विदेश से हवाला के जरिए आए करोड़ों रुपयों का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में कर रहे थे। साल 2018 में 2 मई को दर्ज की गई ECIR में गिरफ्तार सभी 5 आरोपियों से ईडी ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाल ही में 19 दिसंबर को पूछताछ की थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष 91 लाख से अधिक यात्रियों ने ये यात्रा की सुविधा ली है और पिछले वर्ष नई दिल्ली से शुरू हुई डिजी यात्रा वर्तमान में देश के 13 हवाई अड्डों पर उपलब्ध है। इसका उद्देश्य एयरपोर्ट पर यात्रियों का चेहरा पहचान तकनीक द्वारा संपर्क और बाधा रहित प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में गीता जयंती के अवसर पर भागवत गीता का सामूहिक पाठ किया जा रहा है। कोलकाता के परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले लौखो कंठे गीता पाठ कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री ने लोगों के नाम संदेश लिखा। उन्होंने कहा, 1 लाख लोगों द्वारा गीता का पाठ करने का उद्देश्य से की गई पहल वास्तव में प्रशंसनीय है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह को पद से हटाए जाने की अटकलों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात करीब 10 मिनट चली, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई।
आगामी 29 दिसंबर को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, जिसमें ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाने की चर्चा तेज है। इस बीच अचानक नीतीश कुमार ललन सिंह से मिलने पहुंचे। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर हैं। वी मुरलीधरन ने फुजेरा में प्रवासी भारतीयों के एक सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद वी मुरलीधरन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार प्रत्येक भारतीय के साथ है, भले ही वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। हरिद्वार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ श्री हरिहर आश्रम कनखल हरिद्वार में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव का उद्घाटन किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि हमें हमेशा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते समय सावधान रहना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र की जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए क्यूरेटिव पिटीशन स्वीकार कर ली, जिस पर 24 जनवरी को सुनवाई होगी। ओडिशा के कटक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 9.5 साल में प्रधानमंत्री की अगुवाई में फिट इंडिया, खेलो इंडिया की शुरुआत हुई और योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया गया। लखनऊ में स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में अतिथियों के लिए अचूक सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण दिन होगा। देश में बीते 24 घंटों में कोविड के 656 मामले सामने आए। देश में कोविड के कुल सक्रिय मामले 3,700 से ज्यादा। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा में कोविड के ज्यादा मामले आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश में जारी आयुष्मान भाव अभियान के तहत अब तक 4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। एसटीएफ कोलकाता पुलिस और एसटीएफ बिहार पुलिस ने ओडिशा के गोपालपुर गांव में एक संयुक्त अभियान में एक अवैध आग्नेयास्त्र निर्माण इकाई का सफलतापूर्वक पता लगाया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के वरी नाका में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। हिमाचल प्रदेश में शिमला नगर निगम की पुरानी इमारत में आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां जो है उनकी मदद से आग पर काबू पाया गया। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रिडेड प्रतिक्रिया कार्य योजना ग्रैप का तीसरा चरण लागू होने के बावजूद शनिवार को दिल्ली में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक भीषण श्रेणी में रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए ग्रैप के तीसरे चरण को फिर से लागू किया। इस चरण के दौरान दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहता है। आयोग के निर्देशों के बाद दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के राज्यों में ठंड बढ़ गई। मौसम विभाग ने कहा कि मैदानी इलाकों में कोहरे से 3-4 दिनों तक राहत नहीं मिलेगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फ गिरने के साथ साथ पंजाब और हरियाणा में दूर दराज के स्थानों पर मध्यम बारिश होने का अनुमान। मौसम विभाग ने कहा कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माही और लक्षद्वीप में अगले 4 दिनों तक हल्की से लेकर मध्यम बारिश जारी रह सकती है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान में कुछ भागों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। बीते दिनों लगातार भारी बारिश के कारण तमिलनाडु बाढ़ की स्थिति से जूझ रहा है। वहीं आज मणिमुथुर बांध अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच गया, जिसके बाद थमीराबरानी नदी में 1000 क्यूबिक फीट पानी छोड़ा गया। तमिलनाडु के नीलगिरी में आज सुबह तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। नीलगिरी के थलाई कुंदा क्षेत्र में ठंड की वजह से सफेद चादर देखी गई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। शुरू हो रहा है नया कार्यक्रम स्वच्छता वॉरियर्स। अपना शौचालय खुद साफ करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि देश का हर व्यक्ति नागरिक स्वच्छता वॉरियर हो जाए। वो जन योद्धा जिन्होंने
स्वच्छता के संकल्प को अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया। बिहार नालंदा की रिंकू कुमारी, जिन्होंने अपने गांव के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी खुले में शौच से मुक्त किया। झारखंड सिमडेगा के मॉरिस जारिया, जिन्होंने हजारों लोगों को खुले में शौच न करने के लिए प्रेरित किया। ओडिशा के राहुल महाराणा, जो जुटे हैं पर्यावरण को प्लास्टिक के कचरे से मुक्त करने में। देखिए इनकी कहानी स्वच्छता वॉरियर्स में इस रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। खत्म होने को है 2023 का साल। उपलब्धियां रही देश की बेमिसाल। अर्थव्यवस्था ने भरी उछाल तो खिलाड़ियों ने किया धमाल। अंतरिक्ष में दिखा भारत का दम तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हम। अमृतकाल में सामाजिक योजनाओं से हो रहा वंचितों का विकास। 2047 में विकसित भारत के संकल्प की मजबूत हुई आस। देखिए साल भर की उपलब्धियों का लेखा जोखा। भारत एट 2023 हर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में रोहतांग के अटल सुरंग क्षेत्र के पास शनिवार को ताजा बर्फबारी हुई। उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या पिछले 2 सालों में काफी बढ़ गई। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यहां लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है। प्रधानमंत्री द्वारा काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण से और काशी तमिल संगमम जैसे आयोजन से धार्मिक पर्यटन बढ़ा। वहीं 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मथुरा और आगरा से हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की जाएगी। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर वाराणसी स्थित विजय हाउस में क्रिसमस मिलन संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हर धर्म संप्रदाय के लोग शामिल हुए। इस अवसर पर प्रत्येक धर्म के धर्म गुरुओं ने शांति संदेश के साथ साथ लोगों को क्रिसमस की बधाई भी दी। पुडुचेरी में क्रिसमस से पहले चर्चों को सजाया गया। सड़कों पर भी जगमगाहट देखी गई। कर्नाटक के कलबुर्गी शहर में क्रिसमस से पहले सेंट मारी चर्च को रंग बिरंगी लाइट्स के साथ सजाया गया। देश में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को उपभोक्ता हितों और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उनके हितों के लिए बनाए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियमों और उनके अंतर्गत आने वाले कानूनों की जानकारी देना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ITR 1 और ITR 4 के लिए अधिसूचना जारी की। ITR 1 को सहज और ITR 4 को सुगम फॉर्म कहा गया है। 50 लाख रुपए की तक सालाना कमाई वाले नागरिक ITR 1 करोड़ भर सकते हैं और ये कमाई किसी भी सोर्स जैसे सैलरी, पेंशन या अन्य तरीके से हो सकती है। इसके साथ ही 5,000 रुपए तक की कृषि आय भी इसमें शामिल रहती है। इस साल के ITR 1 में ही आपको इनकम टैक्स की नई व्यवस्था को भी चुनने का अवसर मिलेगा। नई व्यवस्था में 7 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इसके साथ ही आपको पहले की तरह टैक्स की रियायत भी नहीं मिलेगी। अगर आपको आयकर की धारा 80C, 80D, 80G के तहत छूट का लाभ लेना हो तो आप इसका विकल्प फॉर्म ITR 1 में भर सकते हैं। आपको बता दें कि बजट 2023 में ही नई व्यवस्था को डिफॉल्ट व्यवस्था बनाने की सुविधा दी गई थी। ये नए फॉर्म्स 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएंगे और आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख आमतौर पर 31 जुलाई रहती है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार किसानों और गरीबों का समर्थन करने के साथ उद्योग समर्थक भी है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने रासायनिक क्षेत्र के कारोबारियों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार भारत की विशाल बाजार क्षमता और उसके प्रतिभाशाली लोगों का सदुपयोग करने के लिए उद्योग का समर्थन कर रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2022-23 में कर्ज के रूप में 13,055 करोड़ रुपए जुटाए। इससे सरकार के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़कर 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ, जो कि 2021-22 में 73,534 करोड़ रुपए था। एयर इंडिया का पहला चौड़े आकार का A350-900 विमान यूरोप की प्रमुख विमानन कंपनी एयरबस की फ्रांस स्थित टूल्स इकाई से भारत पहुंचा।
VTJRA के तौर पर रजिस्टर्ड विमान राष्ट्रीय राजधानी स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। साथ ही टाटा समूह की स्वामित्व वाली एयरलाइन अपने बेड़े में इस प्रकार का विमान रखने वाली भारत की पहली विमानन कंपनी बनी। हवाई क्षेत्र के उपयोग में लचीलेपन से विमानन कंपनियों को सालाना 1000 करोड़ रुपए की बचत होगी। इससे उड़ान के समय ईंधन के उपयोग और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मिलेगी मदद। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी विमानन क्षेत्र की समीक्षा में यह भी कहा कि नागर विमानन महानिदेशालय ने इस साल 18 दिसंबर तक रिकॉर्ड 1562 वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में बढ़कर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.82% रहने का अनुमान। ये 2023-24 में अनुमानित 4.61% से अधिक है। हिमाचल प्रदेश सरकार रेत और बजरी की दरें तय करेगी। साथ ही कंपनियों के विलय या भागीदार कंपनियों से अलग होने को लेकर 8% स्टैंप शुल्क भी लेगी। इस संबंध में राज्य विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित किया गया है। राज्य के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार खनन पट्टों की नीलामी के मामले में पट्टा राशि पर 6% स्टैंप शुल्क भी वसूलेगी। इन कदमों का उद्देश्य संसाधन जुटाना। CCI ने अल्फा ऑल्टरनेटिव्स ग्रुप को दिलीप बिल्डकॉन में 10% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के रूप में मंजूरी दे दी है। CCI ने नोटिस में यह भी कहा कि लेन देन के तहत AAHPL और इसकी अन्य संस्थाएं वारंट अभिदान के माध्यम से दिलीप बिल्डकॉन में 9.99% इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेंगी। गुजरात की गिफ्ट सिटी में शराब परोसने और उसके सेवन की अनुमति देने के गुजरात सरकार के फैसले का उद्योग जगत ने स्वागत करते हुए इसे प्रगतिशील और साहसिक बताया। हरियाणा के गुरुग्राम में प्रीमियम यानी महंगे घरों की कीमत पिछले 1 साल में 45% तक बढ़ी। इन घरों में निर्माणाधीन और बन चुके दोनों घर शामिल। रियल एस्टेट परामर्श कंपनी सेवल्स इंडिया की जारी रिपोर्ट के अनुसार गुरुग्राम में पिछले 1 साल में बन चुके घरों की कीमत में 28 से 45% तक की वृद्धि दर्ज हुई। निर्माणाधीन घरों की कीमत 12 से 45% तक बढ़ी है। गाजा में इजरायली सेना के भीषण हमले जारी। गाजा में सबसे बड़े शरणार्थी क्षेत्र जबालिया में इजरायली विमानों ने बमबारी की तो टैंकों से गोलाबारी हुई है। इजरायली टैंक अब शहर में दाखिल हुए। हमास ने किया दावा कि उसने 5 इजरायली टैंक किए नष्ट। 78 दिनों में युद्ध में गाजा में शनिवार को 201 लोग मारे गए। मृतकों की संख्या बढ़कर 20,258 पहुंची, जबकि इजराइल के 140 सैनिक मारे गए। बंधकों की रिहाई के बदले हमास की स्थायी युद्ध विराम की शर्त पर शांत रहते हुए इजराइल ने गाजा में अब हमले किए तेज। यूक्रेन के खैरसान में रूस की गोलाबारी और ड्रोन के हमले में एक आदमी की मौत हुई। इस हमले में 7 लोग हुए घायल। पूर्वी यूक्रेन से सटे बिजली स्टेशन पर भी रूसी सेना के हमले में 5 मजदूर हुए घायल। साथ ही खुराखोवो शहर में बिजली गुल हो गई। जर्मनी की पुलिस ने कोलोन कैथेड्रल में सुरक्षा बढ़ाई। नए साल की पूर्व संध्या पर हमले की चेतावनी मिलने के बाद और हाल ही के हफ्तों में इस्लामी हिंसा के बढ़ते हुए खतरों को देखते हुए सरकारी चेतावनी के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाई गई। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आज चर्च में आने वाले सभी लोगों की सुरक्षा जांच की जाएगी। पुलिस ने कहा कि जांच का हवाला देते हुए विस्तृत जानकारी नहीं दी जा सकती। जर्मन अखबार बिल्ड ने पहले खबर दी कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्पेन के सुरक्षा अधिकारियों को संकेत मिले हैं कि इस्लामी समूह क्रिसमस और नए साल के उत्सव के दौरान हमले करना चाहता है। ऑस्ट्रियाई पुलिस ने एक बयान में कहा कि वे अलर्ट की स्थिति को देखते हुए चर्चेज और क्रिसमस बाजारों पर सुरक्षा बढ़ा रही है। बुरुंडी सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि पड़ोसी लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो स्थित एक विद्रोही समूह के हमले के बाद बुरुंडी में कम से कम 20 लोग मारे गए। प्रवक्ता जेरोम न्योनजिमा ने एक बयान में कहा कि मारे गए लोगों में 12 बच्चे, 3 महिलाएं थीं, जिसमें से 2 गर्भवती थीं। हमले में कांगो के साथ तांगानिका झील की सीमा के करीब पश्चिमी शहर वुक्जो में कल शाम 9 घरों को निशाना बनाया गया। पूर्वी कांगो के दक्षिण किवू में स्थित एक बुरुंडियन सशस्त्र विद्रोही समूह रेड तबारा ने एक्स पर एक पोस्ट में हमले की जिम्मेदारी ली। अमेरिकी राष्ट्रपति एक बार फिर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ
फोन पर उन्होंने की बातचीत की जानकारी देते हुए बाइडेन ने बताया कि उन्होंने संघर्ष विराम के लिए नहीं कहा। वहीं नेतन्याहू के दफ्तर ने साफ किया कि हम अपने सभी लक्ष्यों को हासिल करके ही रहेंगे, लक्ष्य हासिल होने तक युद्ध जारी रहेगा। IDF ने पिछले सप्ताह हमास के करीब 200 आतंकियों को गिरफ्तार करने का किया दावा। सेना ने कहा कि आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक करीब 700 आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया जिसमें रक्षा मंत्री योव गैलेंट और आपातकालीन मंत्री बेनी गेंट्स को उत्तरी गाजा में सैनिकों के साथ मिलते हुए दिखाया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के फिलिस्तीनी क्षेत्र के लिए अधिक सहायता की अपील करने के बाद इजरायल ने उत्तरी गाजा में हमले किए तेज। WFI पर खेल मंत्रालय का आया बड़ा फैसला। भारतीय कुश्ती संघ की गतिविधियों को अगले आदेश तक किया गया निलंबित। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में हरा दिया। पाकिस्तान के गेंदबाज नोमान अली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज से हुए बाहर। एपेंडिसाइटिस के चलते टीम के साथ बाकी के मुकाबलों के लिए टीम के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। कुश्ती संघ अध्यक्ष चुनाव को लेकर जारी विवाद के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को खेल पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। कुश्ती के पूर्व खिलाड़ी सुनील राणा का कहना है कि कुश्ती संघ के चुनाव सही तरीके और सही माहौल में हुए। ऐसे में सभी पक्षों को मिलकर कुश्ती की भलाई के लिए काम करना चाहिए। दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी सौरभ चौधरी राष्ट्रीय चयन निशानेबाजी ट्रायल्स के फाइनल में 244.5 का स्कोर बनाकर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल T1 का खिताब जीता। सौरभ ने सेना के रविंद्र सिंह को 0.1 अंक के मामूली अंतर से हराकर जीत दर्ज की। महिला मुक्केबाज पीटी बोरा का दमदार प्रदर्शन राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देखने को मिला। मौजूदा विश्व चैंपियन स्वीटी ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड की अल्फिया पर 4-1 से संघर्षपूर्ण जीत दर्ज करने में अंतिम 16 में जगह बनाई। पूजा रानी ने भी शानदार खेल दिखाते हुए खुद को अंतिम 16 में पहुंचाया। पूजा ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में नागालैंड की रेनू को आसानी से 5-0 से हराया। कप्तान सुनील कुमार और रेजा मीर बाघेरी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत जयपुर पिंक पैंथर्स ने प्रो कबड्डी लीग में तमिल थलाइवास पर 25-24 से रोमांचक जीत हासिल की। जयपुर की टीम के लिए अर्जुन देसवाल ने सबसे ज्यादा 7 अंक बनाए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति को बरकरार रखा। आर्सेनल और लिवरपूल के बीच खेला गया EPL का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। आर्सेनल ने अंक तालिका में लिवरपूल को 1 अंक पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान पर कब्जा बनाए रखा। आर्सेनल ने मैच के चौथे मिनट में ही गोल कर बढ़त बना ली। टीम के लिए गोल गैब्रियल ने किया। हालांकि 29वें मिनट में लिवरपूल के स्टार स्ट्राइकर मोहम्मद साले ने गोल कर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। भारतीय सिनेमा के सदाबहार गायक मोहम्मद रफ़ी की आज जयंती है। उनके नाम लगभग 26,000 गीत गाने का रिकॉर्ड है। भले ही रफ़ी इस दुनिया को अलविदा कह गए हों, मगर सुरों की दुनिया के ये बेताज बादशाह आज भी फैंस के दिलों पर राज करते हैं। सालाना दुनिया भर के लगभग 180 से 200 करोड़ रुपए की जबरदस्त कमाई की है सिनेमाघरों की बदौलत। बाहुबली और बाहुबली 2 के बाद सालार भी प्रभास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में हो गई शुमार। एक्सप्रेस में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।